सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। वफाकी हुकूमत में एक हलचल सी है। एक वफाकी वजीर, बहुत अहम वफाकी वजीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस वक्त लीड कर रहे हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। उन्होंने काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त पर आया है जब वफाकी हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, मईशत की बेहतरी की तरफ जा रही है, कोशिश करने में लगी हुई है कि किस तरह से रोज़गार के मौके बढ़ाए जाएँ, किसी तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो। और ये सारी कोशिशें मुसलसल इमरान खान की गवर्नमेंट पिछले 16 माह से कर रही है। समरात अभी नहीं मिल रहे, लेकिन जाहिर है कोशिशें हैं। जो वादे करते रहे हैं, एक बार नहीं कई बार पीटीआई की हुकूमत ने कराची में, जो कराची की सबसे बड़ी पार्टी रही है, इस वक्त तो नहीं है लेकिन बड़ी पार्टी रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनसे वक्तों में, ब्रेक्स में उनसे मुख्तलिफ वादे किए। कहा 162 अरब रुपए का पैकेज हम कराची के लिए रख रहे हैं, पीपीपी मोड के अंदर जो है कराची के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये भी ऐलानात किए थे कि मैं कराची से इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि जो कराची सिंध के अंदर जो हुकूमत आती है उसका ताल्लुक कराची से नहीं होता, अंदरूनी सिंध से होता है, तो ओनरशिप का मामला है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट जब आएगी तो कराची के मसले हल कर देंगे। और वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन्होंने कहा कि कराची को मैं समझता हूँ, चाहता हूँ कि वो लंदन जैसा मेयर यहाँ पर हो। जैसे लंदन के मेयर के पास पावर्स हैं, कराची के मेयर के पास भी ऐसे पावर्स हों। जैसे न्यूयॉर्क के मेयर के पास पावर्स हैं, वैसे कराची के मेयर के पास भी पावर्स हों। बल्दियाती सिस्टम अगर ठीक होगा तो लोगों को समरात मिलेंगे, उनके मसाइल हल होंगे। ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मुसलसल वक्तों के साथ साथ होती रहीं, लेकिन अमलन सिर्फ ये हुआ कि एक मीटिंग, उसके बाद दूसरी मीटिंग और फिर तीसरी मीटिंग और चौथी मीटिंग, और एमक्यूएम को ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पिछले 12 साल में कुछ मिला और ना इन 16 माह के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट से कुछ मिला। मैं एक आपको एक सूरत हाल जो पिछले 16 माह के अंदर गुजरी है और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कहते रहे, इमरान खान साहब क्या कहते रहे और ये अब तक की सूरत हाल पहुंची कहाँ है, आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी उम्रे पर तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन वो ये कह ही रहे थे, जो टेक्निकल ख़राबी की वजह से आप सुन नहीं पाए, वो कहना ये चाह रहे थे कि जितने पैसे आपको मिल रहे हैं वफाक से, जितनी वजारतें आपको वहाँ से मिल रही, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को चंद रोज़ पहले उन्होंने ऑफ़र की थी कि सिंध हुकूमत में शामिल हो जाएँ। और एक ज़रा ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान एक राब्ता है और वो कोशिश ये हो रही है कि क्यों ना सिंध की दोनों बड़ी पार्टियाँ मिलकर आगे बढ़ें, क्योंकि पीटीआई वो वादे पूरे करने में कामयाब नहीं हो रही। सिनेरियो इमरान खान के लिए इतना मुश्किल क्यों है जब अपने मुंह से कहते हैं कि मैं कराची से इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि कराची के लोगों के मसाइल सॉल्व करूँ, कराची को उसका मकाम दूँ। कराची वफाक को जो पैसा देता है वो 70% रेवेन्यू है पूरे पाकिस्तान के कलेक्शन का। जो सिंध को पैसा देता है कराची वो 90% है। कराची में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कराची सर्कुलर रेलवे नहीं चल रहा है, कराची के अंदर बहुत बड़े मसाइल हैं, पानी का मसला है, रोड्स टूटे हुए हैं, 12 साल में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिससे शहर को तमाम चीज़ें मिल सकें। सेहत के मसाइल, बहुत ज़्यादा करप्शन है, बेइंतहा करप्शन है, ये तमाम चीखों पुकार कराची में है। इसके साथ साथ एक और मामला है कि कराची में कचरा पड़ा हुआ है पिछले 10-12 साल से। तमाम सियासी जमातों ने बहुत कोशिश की, पीटीआई ने बहुत कोशिश की, अली जैदी साहब ने एक बार नहीं 2 दफ़ा ऐलानात किए, निकले, लेकिन कचरा नहीं उठा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 महीने की कैंपेन चलाई, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब उतरे, नासिर शाह साहब उतरे, कचरा नहीं उठा। लेकिन उसके का जो बजट था 70 करोड़ रुपए वो ज़रूर खर्च हुआ, लेकिन कराची से कचरा नहीं उठा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो यहाँ से वोट लेती रही है कई सालों से, उन्होंने कहा कि हम कचरा उठाएंगे, लेकिन वो भी कचरा नहीं उठा सकते। तो कराची के मसले बढ़ते गए और आज इस नहज पर आ गए हैं कि अब लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का साल है ये, और अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसी सिस्टम में चलती रहती है तो अपने लोगों को क्या मुँह दिखाएगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी। ये सारा सिनेरियो इस तरह का है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बार बार के डिस्कशंस, मीटिंग्स के बाद ये फैसला करना पड़ा। अब ये फैसला तो हो गया, आगे का रास्ता है क्या, आगे किस तरह बढ़ेंगे? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दूसरे वजीर भी, फरूक नसीम साहब भी, वो भी इस्तीफा दे देंगे या वो भी बार्गेनिंग वाली पोजीशन के अंदर है? इमरान खान साहब एक बार नहीं कई दफ़ा ये कहते रहे कि दोनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो वज़रा हैं बड़े नफीस हैं, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ें करते रहे। क्या क्या तारीफ़ें करते रहे, आइए इमरान खान से तो सुनवाता हूँ मैं आपको।
इतना खुश कर डाला इमरान खान साहब ने, नफीस कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब खुश हो रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग खुश हो रहे हैं। वो एक इन्वायरमेंट था जब बानी मुत्तहिदा होते थे, उस वक्त के जो इन्वायरमेंट था एमक्यूएम से मुतालिक, उसकी नफ़ी की इमरान खान साहब ने। और ऐसा लगता था बड़े जल हो गए दोनों पार्टीज और मसाइल हल होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ निकल कर नहीं आया। एक और भी मैं आपको इमरान खान साहब का शॉट सुनवाऊंगा थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बचाने वाली शख्सियत, जो बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रोल प्ले किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया, उस वक्त जो तहस नहस हो गई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनको उस वक्त बचाया, बचाने के बाद चला के आगे लेकर आए, और उसके बाद नाराजगियां हुई, अलग हो गए। डॉक्टर फारूक सत्तार पार्लिमानी लीडर रहे हैं, कई दफ़ा वफाकी वजीर रहे हैं, कराची के मेयर रहे हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये आप कहते थे एक बार नहीं, कई दफा आपने ये बातें कही कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कुछ नहीं मिलेगा और वो जिस तरह चल रहे हैं कुछ हासिल नहीं होगा। वो तकरीबन आपकी बातें सही साबित हुई हैं। आज एमक्यूएम के अहम तरीन रहनुमा ने इस्तीफा दे दिया है, अब किस किस और को इस्तीफा देना चाहिए और आगे का मंजरनामा आपको क्या नजर आता है डॉक्टर? मैं कई बार से कह रहा था कि इन लोग खेल नहीं है। 18 का मैंडेट है, उसमें मैं मानता हूं कि पीटीआई की कुछ निश्चित जरूर निकलती, लेकिन जो मैंडेट हमारा हमसे है। आवाज़ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की प्रॉपर नहीं आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे दोबारा रब्ता किया जाए और उनकी आवाज़ हमें प्रॉपर तक पहुंचे। प्रॉपर असल मामला यह है कि इस पॉइंट पर इस्तीफा क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? 16 माह इंतज़ार किस बात का? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ पीटीआई के ताल्लुकात ठीक रहेंगे, वो ट्रेजरी बेंचेस पर ही पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहेंगे, एक निगोसिएशंस का अमल रहेगा क्या? जो पहले जहांगीर तरीन साहब एक रोल प्ले कर रहे थे, फ़ारूक नसीम साहब रोल प्ले कर रहे थे, असद उमर साहब एक रोल प्ले कर रहे थे, वो रोल नाकाम रहा। वो कमेटी बनाई गई कि एक ऐसा इंतज़ामी ढांचा बनाते हैं कराची में कि उसके मसाइल हल हों, उनके वो डिमांड्स, कौमी मूवमेंट की जो डिमांड्स रही हैं वो मैं चंद आपको गिनवाता हूँ। उसके बाद रजा हारून साहब जो पीएसपी के रहनुमा है, पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वजीर रहे हैं, लंदन से वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। लेकिन मुतालबात फौरी तौर पर एमक्यूएम ये चाहती है कि सियासी सरगर्मियां जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बहाल की जाएं, उनके दफातर खोले जाएं। 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, वो आपको शॉर्ट सुनवाता हूं इमरान खान साहब ने क्या कहा था, और बजट में खाली 10 अरब रुपए रखे। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कराची के पैकेज के हवाले से सुनवाऊं, फिर रजा हारून साहब से बात करेंगे। इमरान खान साहब ने ये कराची में मीटिंग की थी गवर्नर हाउस के अंदर 3 मार्च 2019 को, तकरीबन 1 साल होने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा कराची के लिए स्पेशल पैकेज 162 अरब रुपए का पैकेज, पीपीपी एक फॉर्मेट है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। हुआ कुछ नहीं। आज सूरत हाल रजा हारून साहब ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो आपकी बेसिक जमात है, जहाँ से आपने सियासत का आगाज़ किया, वो नाराज़ हो गई है। उनके जो रहनुमा हैं, टॉप लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, काबीना से बाहर आ गए हैं। आप क्या देख रहे हैं, कराची के लिए संजीदा फैसला है या ताखिर से किया है? फैसल भाई देखिए, खालिद मकबूल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैंने सुनी। बज़ाहिर तो जो वो बातें कर रहे हैं, ये कराची का शहरी बात कर रहा है और उसके ग्रीवेंसेस भी यही हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा, कौन करेगा। अलमिया ये है कि यहाँ से 14 नशिस्तें पीटीआई ने जीती हैं कौमी असेंबली की बज़ाहिर। इसी तरीके से 4 सीटें एमक्यूएम ने जीती, 4 विफाकी वज़रा हैं शहर से, सदर यहाँ से मुंतखब हुआ, इमरान खान साहब यहाँ से मुंतखब हुए, गवर्नर साहब जो है इमरान इस्माइल साहब वो कराची के नुमाइंदे कराची से मुंतखब हुए। लेकिन कराची के लिए वक्त नहीं है, कराची के लिए संजीदगी नहीं है। और अब तो ये बिल्कुल आदमी इस बात को महसूस कर रहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों से एक सोची समझी साजिश के तहत कराची को इतना बैकवर्ड कर दिया गया है, इतना बैकवर्ड सिटी बना दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची इज वन ऑफ द मोस्ट अनलिवेबल सिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब हम उस खाते में जा चुके हैं, लेकिन किसी को फिक्र नहीं। कोई नहीं। 981 अरब रुपए पंजाब के पूरे सूबे से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो कराची शहर जनरेट करके देता है। आबादी को के 1 करोड़ 60 लाख शो की गई है फैसल भाई, लेकिन किसी तौर भी 2.5-3 करोड़ से कम नहीं, जो पाकिस्तान की आबादी का 10 से 11% बनता है। तो अगर पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1 ट्रिलियन रुपए का हो तो ये तो हक क्या कराची का कि उसको 100 अरब रुपए मिलने आबादी के हिसाब से मिलने चाहिए। लेकिन 10-10 अरब रुपए की सूरत में, ग्रांट की सूरत में मिलना
ये तो मैं समझता हूँ जाती है, तज़हीक है शहर के साथ जो पूरे मुल्क को पालता है। रज़ा हारून साहब, मेरे साथ आप टेलीफोन लाइन पर रहें। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया था, टेलीफोन लाइन अब ठीक हो गई है। डॉक्टर साहब, ये जो रज़ा हारून साहब कह रहे हैं, आपके पुराने साथी हैं, आप लोगों में बड़ी मोहब्बत भी है, थी, अब मेरा ख्याल है, ये जो तफरीक हुई है सारे ग्रुपों के अंदर, इतनी तफरीक हुई और तफरीक के बाद नतीजा ये है कि आप भी वो बात कह रहे हैं, रज़ा हारून भी वो बात कर रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी वो बात कर रहे हैं, सारे ग्रुप्स एक ही बात कर रहे हैं। नताइज कराची के लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं, ना पानी है, ना सड़कें हैं, नलके हैं, ना ट्रेन है, ना कराची सर्कुलर रेलवे है, ना सफाई है, कुछ नहीं है। भला हो उन पार्टियों को जिन्होंने लड़वाया और आप लोगों को अलग अलग कर दिया। एक मुखलिस कराची के शहरी का यही तासुर होना चाहिए जो आपका है कि हम सब लोग बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अलग अलग। तो आपका अखलास है, आपकी कराची के साथ और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि देखें 2018 के इंतखाबात में पहले दिन से हमें मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था कि इसमें कुछ गड़बड़ जरूर हुई है और हमारा मैंडेट भी हमसे ज़बरदस्ती लिया गया है। और जो माहौल था उसमें जिस तरह एमपीएम में ये सूरत हाल हुई वो भी आपके इल्म में है। और ये जो फैसला किया खालिद मकबूल ने, मेरी 100% बात दुरुस्त साबित हुई है। मैं कई माह से कह रहा हूँ, रज़ा हारून। डॉक्टर साहब, मैं आपको इमरान खान साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ। उन्होंने 12 मई 2018 को कराची में खिताब करते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए, फिर आप देखेंगे कि आप लोग कितने करीब थे अपने एक नजरिए पे और इमरान खान साहब ने किस तरह आपको डिटैच किया और वोट ले गए कराची के। इमरान खान साहब। डॉक्टर साहब, ये वाली बात इमरान खान साहब ने ये बात कही 12 मई 2018 को कराची में एक अजीमुशान जलसा किया और बिल्कुल उन्होंने अपने जो वोटर है, जो आपका वोटर था, उनको अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि अब ओनरशिप पीटीआई की होगी, पीटीआई की ओनरशिप हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि पीटीआई के किसी रहनुमा से भी बात करूं, लेकिन रिजल्ट पीटीआई नहीं दे सकी। आप क्या समझते हैं, क्यों पीटीआई जो है वो ये रिजल्ट नहीं दे सकी? इमरान खान साहब को वजह मालूम थी कि क्या ओनरशिप का मसला है, कराची के साथ हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने डिलीवर क्यों नहीं किया? डॉक्टर फारूक सत्तार, देखें, एमक्यूएम के अंदरूनी हालात जो कुछ आखिरी दिनों में एमक्यूएम के बानी की तरफ से जिस तरह के बयानात आए और उसके बाद मुझे जो गैर मामूली इक़दाम करना पड़ा, और फिर मैंने अगर सबको बचा लिया और एक और मौका दे दिया, तो उसमें मेरे जो करप्ट लोग थे उन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया, तो उसके बाद आज एमक्यूएम का ग्राफ अपनी सियासी जिंदगी के निचले है। और ये कई माह से ये नजर आ रहा था कि अपनी साख बचाना मुश्किल होगा और कई माह पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर मार्च 2019 में 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ, एक ढेला नहीं मिला, तो बजट का मौका था ना। जून में बजट कैसे पास करा दिया आपने, और उसमें 45 अरब का एक और पैकेज मिल गया, उसमें से एक पैसा नहीं मिला। और आप दफ्तर वापस लेने की बात कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं तो वजारत लेना नहीं चाह रहा था, फिर भी गिरवी रखे आपने वजारत ले ली, तो निफासत तो गिरवी है, और उसकी जगह तनख्वाह क्या ली, एक वजारत आपने ली, दूसरी वजारत भी आपकी नहीं है, वो भी आपके नज़्म ज़ब्त में जाहिर है वो दूसरे वजीर नहीं, वो अपनी सलाहियत और अपनी अहलियत पर है, वो के सेनेटर वो एमकेएम के बने। ये सारी बातें इसलिए कि कारकुन जो है इस वक्त शदीद जहनी अजियत से दो चार है कि इतने पुराने नजरियाती साथियों के साथ जब ये सलूक होगा तो अवाम का एहसास कैसे होगा। तो एक बेहिसी है, ला ताल्लुकी है, एक मुजरिमाना गफलत है। अब उसके लिए कराची के, सिंध के शहरी इलाकों के नौजवानों की बहुत बड़ी तहरीक कायम करने की जरूरत है, उन्हें नई उम्मीद देने की जरूरत है, और ये बताएंगी कि वसीम अख्तर भी अगर आज इस्तीफा दे दें तो शायद बचत हो जाए, अगर वो 3 माह पहले इस्तीफा देंगे तो फिर वो बेकार होगा। अच्छा, वसीम अख्तर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। रज़ा हारून साहब, आप डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से, इनके पॉइंट से, नुक्ता नज़र से एग्री करते हैं कि वसीम अख्तर साहब को देना चाहिए इस्तीफा, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ताखिर से दिया है, लेकिन एक और पॉइंट भी है कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस
होने वाले हैं, तो एमक्यूएम चाहती है कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं वो भी मिल जाएं वापस, उनको रिहा कर दिया जाए, वो सामने आ जाएं और दफातर खुल दिए जाएं और कुछ पैसे मिल जाएं ताकि वोटर्स को ज़रा फोकस किया जाए और दोबारा से मेयरशिप जो है वो एमक्यूएम के हाथ में हो या कराची के लोगों के हाथ में हो। मैं समझता हूँ जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, फारूक भाई सीनियर हैं, अपने तौर पे अपने तजुर्बात शेयर कर रहे हैं, लेकिन कब आएगा वो वक्त जब हम कराची के लिए सोचना शुरू करेंगे कि कराची के नाम पर सियासत अब बंद होनी चाहिए। कारकुनान का जिक्र बिल्कुल करें, करा क्या कारकुनान के लिए 4-5 साल के अंदर क्या हुआ है और क्या रिलीफ मुहैया किया अपने शहर के लिए। असल पॉइंट ऑफ हमारा जो देखें, हमारा जो मुकदमा होता है ना, वो मुकदमा बड़ा, हम अपने मुकदमे को खुद बड़ा छोटा कर लेते हैं। कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ है, हर आदमी तो एमक्यूएम को वोट नहीं देता ना, हर आदमी पीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है, या पीटीआई के लोग भी हैं ना। हम कराची का मुकदमा कराची के लिए लड़ें, और जब हम ये इस बात पे आ जाएंगे तो देखिए, मैं अभी आपसे फिर भी कह रहा हूँ फैसल भाई कि ये कैसे मुमकिन है यार कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ का शहर हो, उसको उसका जायज हक ना मिल रहा हो, सड़कें नहीं मिल रही हो। मेट्रो देखें ना, 3 मेट्रो पंजाब में बनी है, पंजाब में रहने वाले हमारे भाई है, कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी है। आपने पिंडी में बना दी, मुल्तान में बना दी, लाहौर में बना दी, आप पेशावर में मेट्रो बना रहे हैं। जो शहर 981 अरब रुपए यानी 60-70% पाकिस्तान के रेवेन्यू में दे रहा है, जहाँ इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, जहाँ कम्यूटर्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए, वहाँ जो ग्रीन लाइन है वो खुदी हुई है, उसका समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, उसकी कोई ओनरशिप लेने को तैयारी नहीं है। और जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है कराची सर्कुलर रेलवे अदालती हुकूम के बावजूद, मेरा और सुन लीजिए, एक जुमला मेरा और सुन लीजिए फैसल भाई, कि अगर सियासी जमातें संजीदा होती तो आइन के तहत सिंध की जो SIDCL और कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी थी, ये बिल्कुल गैर आईनी इदारे हैं। आईनी इदारा लोकल गवर्नमेंट का है, जो पैसे आएंगे भी ना, ये 162 रुपए 10 रुपए, ये उस कंपनी को जाएंगे। वो कंपनी मुंतखब लोगों के ऊपर नहीं है, मेयर को पैसे मिलना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को मिले, मेयर को मिले। आइन को फॉलो करें, कराची को प्रायोरिटी दें, कराची के रहने वालों को प्रायोरिटी दें। ये सोचे खुदा के वास्ते ये वो गाय का वो हिस्सा है जो पूरे मुल्क को पालता है भाई, ये वो शाख है जिसको आप काट रहे हैं, पूरा मुल्क गिर जाएगा। अच्छा, सब इस बात को मानते हैं, ये आपकी बात सब मानते हैं। इमरान खान साहब की मैंने आपको 2 दफा गुफ्तगू सुनवाई, वो ये मानते हैं, यहाँ पे जो गवर्नर है, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के पास एडवाइजर ढंग के नहीं है। नहीं, बहुत समझदार है इमरान खान साहब, एडवाइजर का मसला नहीं है, उन्हें सारे पाकिस्तान का पता है, उन्होंने एक दफा नहीं कई दफा ये बातें कही है। मेरा ख्याल है एग्जीक्यूशन का मसला है। डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके एडवाइजर्स हैं। उनके पास जो कराची से खास तौर पे नुमाइंदे हैं, वो कराची को जानते ही नहीं है। अली जैदी साहब कराची को जानते हैं, असद उमर साहब कराची को जानते हैं, आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत कराची को जानते हैं, फैसल वाडा साहब हर गली में घूमते हैं, वो जानते हैं। कौन है जो कराची को नहीं जानता? मसला कहाँ के अटकता है? मैं तो आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इसमें कोई सुलह हो सकती है? कोई ईगो का मसला है, कोई फाइनेंशियल मसला है, केसेस का मसला है? कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपस में एक आवाज़ नहीं होती? आप भी ये बात कर रहे हैं, रजा हारून भी ये बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले एमक्यूएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यही बात कर रहे थे। हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में रहे, सब यही बात कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए क्या रुकावट है? देखिए, मैं बहुत मुख्तसरन ये जवाब दूंगा कि 14 सीटें पीटीआई को मिल गई, कैसे मिली, किस तरह मिली, चले इस बहस को एक तरफ रखते हैं। और उसके बाद भी उन्होंने मेयर कराची और खालिद मकबूल सिद्दीकी को कितने जो है वो 162 अरब के पैकेज में से पैसे दिए, और कराची उनकी तरजीहात में अगर होता तो वो एमक्यूएम के जरिए से पैसे खर्च करा के, गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं कि हमने एमक्यूएम के जरिए से पैसे खर्च करा के कराची के मसले हल किए। और खालिद मकबूल ने भी जब बात की, दफातर की बात, मिसिंग पर्सन की बात भी करें, लेकिन उसके साथ साथ ये 4 कराची में पानी की कमी पर फसादात होंगे। मेरे पास एक हल है, खालिद मकबूल का है, फारूक भाई आए, मैं आप मिल के इंटर पार्टी इलेक्शन कराते हैं, और एक नई राब्ता कमेटी जो 35 साल से कम उम्र के लोग 60 से 70% जिसमें हों, आए हम ये कराची वालों को उम्मीद कि 35, मैं जब मेयर बना 28 साल का था, मुस्तफा कमाल बने 33 साल के थे, एक 35 साल से कम उम्र की अक्सरियत वाली काउंसिल दें, आइंदा के नुमाइंदे नए लोग, नया सेटअप लेकर आए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। नई एमक्यूएम में आप एक लोगों को एतबार आपके ऊपर कायम होगा। और ये जो हमारे यहाँ करप्ट लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है, जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं लाइबिलिटी जिन पर है, उनको सेल करके आप एमक्यूएम को लोगों तक नहीं, हम सरपरस्त बनेंगे, हम गाइड करेंगे, हम नए लोगों को
आगे इलाहाबादी इलेक्शन लाते हैं और अच्छे लोगों को लाते हैं और डाइवर्स हर जबान बोलने वाले। बहुत अच्छी तजवीज़ है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजा हारून साहब, आपका एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए और मुजाहरे हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं। कनाडा बहुत एग्रेसिवली ईरान के ऊपर बात कर रहा है, अमेरिका ईरान के ऊपर बात कर रहा है, यूक्रेन का जहाज़ गिरा दिया, गलती है या दानिस्ता, मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और हिंदुस्तान में सूरत हाल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया, फैसला दिया कि कश्मीर के अंदर इंटरनेट बहाल कर दिया जाए, नहीं हो रहा, आखिर क्यों? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खित्ते के अंदर एक कशीदगी है, ईरान के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। पहले ईरान चाहता था बदला लेना और हमने देखा लाखों की तादाद के अंदर सड़कों के ऊपर लोग मौजूद थे और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। फिर एक कैनेडियन इल्ज़ाम आया और अमेरिकन इल्ज़ाम आया, सारी दुनिया ने शोर मचाया। मुसाफिर तैयारा यूक्रेन का वो गिराया गया है। पहले ईरान ने उसकी नफ़ी की, बाद में उसे ऑफिशियली मान लिया है, गलती तस्लीम की है। अब कैनेडियन इंस्पेक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच रही है तेहरान। पाकिस्तान चाहता यह है कि खित्ते के अंदर अमन हो। शाह महमूद कुरैशी साहब तेहरान में और उसके बाद वो रियाद जाएंगे। सऊदी अरब तेहरान के दरमियान जो कशीदगी है उसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, दोस्ती कराने के लिए पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त किस्म का रोल है। एक सिनेरियो ये है जो तेहरान का और के अंदर जारी है और सऊदी अरब और अमेरिका और कनाडा की सिमत बढ़ रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि एक बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर जो हुकूमत है, मोदी किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, मुसलमानों के अंदर कशीदगी की सी एनवायरनमेंट है, मुजाहरे हो रहे हैं। एक हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट का कि फौरी तौर के अंदर किसी तरीके से इंटरनेट बहाल किया जाए, लेकिन वो तमाम चीज़ें भी अमल दरामद नहीं हो पा रही हैं। आर्मी के जो इंडियन जर्नल हैं उन्होंने फौरी तौर पर एक अजीब व गरीब किस्म का स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का, उसे अगर पार्लियामेंट बिल अप्रूव कर दे तो हम उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब भी हैं और साबिक एम्बेसडर जमील अहमद साहब भी हैं। वेलकम बैक। जो कशीदगी है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान इग्नोर करना चाहता है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। उनके जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज, वो क्या कहते हैं? वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ना, कब्जा करने का एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडियन पार्लियामेंट अगर फैसला कर ले और मंजूरी दे दे तो वो पाकिस्तान की तरफ चढ़ सकते हैं। और बेहतरीन किस्म का जवाब दिया DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने। जनरल मनोज ने क्या कहा मैं आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद तज्जिया लेते हैं जमील अहमद साहब का और जनरल अमजद शुएब साहब का। ये जो ख्वाब देख रहा है हिंदुस्तान और उन्होंने अब अपने आर्मी चीफ को उतारा है मार्केट के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है उससे नजरें हटाएं। और इंटरनेशनल मीडिया आप जिस तरह से सारे मामले को देख रहा है, पाकिस्तान के अंदर तो मामला वैसे ही है जो 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाब दिया था, वैसे जवाब आसिफ गफूर साहब ने टिका के दिया है। लेकिन मामला डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों करता है हिंदुस्तान? जनरल अमजद शुएब साहब, ये जो आर्मी चीफ का, इंडियन आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, वो एक सेमिनार के अंदर बड़े स्लोली अंदाज के अंदर एक चीज़ को डाइवर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में घुसने का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर पार्लियामेंट ये मंजूरी दे दे तो ये हकाइक के करीब है, ऐसा मुमकिन है? आप समझते हैं हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्लियामेंट मंजूरी दे ना दे, जो इंटरनेशनल करारदादें हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, वो किसी की पार्लियामेंट उनको रद्द नहीं कर सकती। ये मुतनाज़ा इलाका है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट भारत के किसी शहर पे अगर करार पास कर दे तो जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बाउंड्रीज हैं वो तो मौजूद हैं, उससे कोई इलाका पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं कहलाना शुरू कर देगा। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट कल को एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि गुरदासपुर, जलंधर, अम्बाला और अमृतसर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इख्तियार हो गया कि जाके हम उन पर कब्जा कर लें। तो ये तो एक बिल्कुल अमकाना सी बात है और मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं बिपिन रावत थे तो मैं उनको तो एक निकम्मा नालायक आदमी जानता था, मुझे उनके कैरियर के बारे में अंदाज़ा था। लेकिन ये नए साहब हैं, इनका ज़्यादा पता नहीं, बातें ये भी उन्हीं तरह की कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जब से मोदी हुकूमत में आए हैं तो ये इनका वतीरा बन चुका है कि ये हिंदू वोट या हिंदू पॉपुलेशन को खुश करने के लिए इस तरह की फजूलियात और फौल ये बोलते रहते हैं। उससे
ये नहीं कि हमें इसका नोटिस लेना चाहिए, हमें नोटिस लेना चाहिए। उसकी वजह बुनियादी ये है कि ये सारे मोदी की सोच के नीचे काम कर रहे हैं, और मोदी एक वो आदमी है जो कि कर गुजरने वाला है, जो नताइज की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन जो उसने मैनिफेस्टो में रखा या जो वो नारे लगाता रहा है वो उस पर ज़्यादा अमल करने की कोशिश करता है, नताइज उसके खा कुछ भी हों। लिहाजा हमें जनरल आसिफ गफूर ने तो एक स्टेटमेंट दी, लेकिन मुझे पूरी तवक्को और उम्मीद है कि वाकई आर्म फोर्सेस पाकिस्तान की बिल्कुल तैयार हैं, बल्कि मेरा अंदाज़ा ये भी है कि पाकिस्तान की आर्मी ये चाहेगी कि जारहियत भारत शुरू करे और फिर हमें मौका मिले कि हम बाकी का कश्मीर आज़ाद करवा सकें। ये हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान बहुत तैयार है, और जिस तरह की गुफ्तगू आप कह रहे हैं जनरल साहब, उसी तरह का पाकिस्तान का एक जवान पूरी कौम जो है वो इस तरह से तैयार है। आसिफ गफूर साहब तो फौरी तौर पर जवाब देते हैं, और उसके मोतरफ हैं इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस के किस तरह से पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव होता है। जमील अहमद साहब, पाकिस्तान का ये सिनेरियो जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, बहुत स्टेबिलिटी वाला एनवायरनमेंट है, इंडिया के अंदर बहुत बुरा हाल है, और ये जो नए आर्मी चीफ है जिनका जिक्र कर रहे थे जनरल साहब, जनरल मनोज, ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये इंडिया के अंदर डिप्लोमेसी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको चेंज करने के लिए है, या इसके अलावा भी कोई उनका मंसूबा है? नहीं, ये इस मंसूबे के बारे में तो जिक्र हो चुका है। कुछ थिंक टैंक्स ने, अमेरिकन थिंक टैंक्स ने भी जिक्र किया है, और ख़ास तौर पे हमारे अपने पास से हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया हुआ है इसका कि इंडिया कोई एडवेंचर करना चाहता है, उसको ये खामख्याली है कि वो शायद आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ना चाहे। ये जिक्र हो चुका है, और आपने जवाब सुन लिया कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी तैयारी है जनरल अमजद शुएब की, और बड़ी सही बात की उन्होंने। ये वही बात हो गई जिस तरह के सुप्रीम कमांडर ईरान ने कहा था कि हमने तमाचा मार दिया, तो हम तो मार चुके हैं पुलवामा में, बल्कि घूंसा मार चुके हैं। तो अब अगर वो तैयारी हुई तो उनको ज़ाहिर है उससे ज़्यादा, जिस तरह के ISPR से कल जनरल गफूर ने बात की, तो वो तो अपनी जगह पर। लेकिन इसका दूसरा तनाजुर देख लेना कि दुनिया अक़वाम में कोई जंगल का राज तो है नहीं, गो कि ठीक है इजराइल अपनी हरदर्मी पर तुला रहता है, और इंडिया भी काफ़ी हद तक, और उसके बहुत सारे असबाब और वजूहात हैं। पहले प्रोग्रामों में कुछ का तस्करा किया है, कुछ का आप कहेंगे तो मज़ीद मैं कर दूंगा। लेकिन अभी आ जाते हैं जो फिलफौर जो सूरत हाल है, उसमें 2003 की जो हमारे LOC की एग्रीमेंट है, वो भी इंटरनेशनल कानून और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 12 के तहत उसको कवरेज है कि जी आपकी जो दो कंट्रीज़ के दरमियान हमारा एक मुआहदा हुआ है। और उससे हटकर अभी इसमें सबसे अहम बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर आर्टिकल 33, 34 बड़े वाजे हैं इस मामले में कि अगर आप किसी कंट्री में, जनरल साहब आप मेरे साथ लाइन पर, और जमील अहमद साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम यहीं से आगे बढ़ेंगे कि जो इंडियन गिदड़ भपकियाँ हैं, पाकिस्तानी तो सारे तैयार हैं, फौज भी तैयार है, आसिफ गफूर साहब का ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला एनवायरनमेंट इंडिया के लिए ऐसी की तैसी कर देता है। लेकिन ओवरऑल दुनिया के अंदर इस मैसेज को किस तरह लिया गया और किस तरह पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, इस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जो सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर है, एक एक शहर के अंदर बड़े बड़े पैमाने के ऊपर मुजाहरे चल रहे हैं, मोदी के ख़िलाफ़ मुजाहरे चल रहे हैं, कानून साजी जो की गई है उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे चल रहे हैं। जो कश्मीर में सूरत हाल है वो भी आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कश्मीर की सूरत हाल सारी दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाए। जो रिसेंट स्टेटमेंट है भारतीय आर्मी चीफ का, वो पाकिस्तान में किस तरह घुसना चाहते हैं, इसको इंटरनेशनली किस तरह लिया जा रहा है। बहुत सारे क्राइसिस दुनिया भर में चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को किस तरह से ये केस आगे रखना चाहिए। जनरल अमजद शुएब साहब, किस तरह से पाकिस्तान इस सारे मामले को आगे ले जा सकता है कि एक जारियत वाला एनवायरनमेंट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर है, आर्मी उनके पाकिस्तान में घुसना चाहती है। ये अलग बात है, पाकिस्तान हर तरह से तैयार है, पाकिस्तानी फौज तैयार है, एक एक बंदा तैयार है, लेकिन पाकिस्तान केस किस तरह से सारी दुनिया के अंदर पेश करे। देखिए, इसमें बुनियादी चीज़ यही है कि इस वक्त ये सिर्फ यही आर्मी चीफ ने, इससे पहले वाले आर्मी चीफ वो भी कहते रहे हैं और इनके बाद पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ये बात की है। लिहाजा इसको एक तो हमें खुद इग्नोर नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मुख्तलिफ कैपिटल्स के साथ हमें ये इशू उठाना चाहिए ताकि कम अज़ कम उनके नॉलेज में हो। नॉलेज में मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अमूमन जब यकतरफा बात होती है तो हुकूमतें तवज्जो नहीं देती इतनी,
लेकिन अगर आप उसकी संगीनी, उसकी सीरियसनेस को अगर उजागर करें, और वो हमारे फॉरेन ऑफिस को ही चाहिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए कि वो कम से कम P5 के साथ इन ममालिक को इससे आगाह करें। उनके सफ़ीर यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, उनको बुला के वहाँ ब्रीफिंग दी जा सकती है, और रिपीटेड जो थ्रेट्स आ रही हैं इनकी तरफ से वो बताई जा सकती हैं। और इसकी लिंकेज वही जो हम कहते रहे कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं, वो बहाना इसी मकसद के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये एक उनके सर पे सवार है कि हम ये करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई कैंपेन वगैरह हमने नहीं चलाई, कोई ऐसा इशू नहीं हमने किया, इस तरह का तरीका इख्तियार नहीं किया जहां हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर सकें। वो करना चाहिए। उसमें आपको आसानी रहती, भारत ने जो करना है वो तो करेगा, लेकिन कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पता हो कि इनकी ये नियत थी, और अब अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। तौर पे वो ये जमील अहमद खान साहब, पाकिस्तान किस तरह से करे, जनरल साहब ने तजवीज़ दी है और ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान को किस तरह से सारे दुनिया के इंपॉर्टेंट कैपिटल्स को बताने की जरूरत है। जी जमील साहब, देखिए डिप्लोमेसी नाम है डिप्लोमेसी नाम है कंटिन्यूटी का और कंसिस्टेंसी का, और इस वक्त ज़रूरत पाकिस्तान को है मल्टी लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड डिप्लोमेसी करने का। और उसमें उसका तरीक़ाकार ये है कि एक तो जनरल अमजद शुएब जिस तरह बता रहे थे कि हर कैपिटल में सेंटिसाइज़ किया जाए, दूसरा ये है कि इस पर बहुत सारा थिंक टैंक्स ने यूरोप के, अमेरिका के और बहुत सारे एकेडमिक उस पर पेपर लिखे जा चुके हैं जिसमें कि दुनिया को एतमाल है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का। इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर ने भी हाईलाइट किया, न सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि जनरल असेंबली में भी इसका तस्करा कर दिया। सिर्फ ये है कि उस तस्करे को एक कंसिस्टेंसी के साथ पूरी दुनिया को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ये दिया हुआ है कि हम बस ये जो फ्लैग ऑपरेशन करके, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वापस आ जाएंगे। लेकिन दुनिया को अगर ये पता हो कि सिर्फ बात वहाँ नहीं ठहरेगी, अगर इंडिया ने ऐसा किया तो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह की हम अभी बात कर रहे हैं वो इस हैसियत में है कि वो जब चढ़ाई करेगी तो उनकी पीछे से पिटाई करेंगे कश्मीरी, जो कि कोई भी आर्मी अपने रेयर से मार नहीं खा सकती, और सामने से पाकिस्तान आर्मी होगी तो उनको इस चीज़ का भी एहतमाल है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर इंडिया अगर उस पर कोई दोबारा कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो बात आगे बढ़ेगी, और बात आगे बढ़ेगी। मेरे पास 2 मिनट बाकी रह गए, मैं जनरल साहब से कमेंट लेना चाहता हूं, उसके बाद जमील साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। जनरल साहब, कितना % ये चांसेस है कि अगर इंडिया हमला करता है और ऐसे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, इंडिया के अंदर ये सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये क्या डाइवर्ट हो सकता है किसी ऐसे सिनेरियो में जहां पे एटॉमिक बम इस्तेमाल हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसी जहारियत हिंदुस्तान की तरफ से होती है तो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन रहता है? देखिए, हमारा जो थ्रेशोल्ड हमने रखा हुआ है वो हम अपनी टेरिटरी की बात करते हैं। हमारा किसी और की टेरिटरी पे कोई क्लेम नहीं है, और ना ही हम वहाँ पे कोई जारियत करना चाहते हैं जिससे कोई जवाब पैदा हो किसी को हमारे ऊपर कोई ऐसा काम करने का। लिहाजा कश्मीर एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ऑलरेडी टेरिटोरियल भी है और ये ह्यूमन राइट्स का और सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक इशू है। यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर तो आप जंग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर इनिशिएट भारत करता है, जारे भारत कहलाता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि जारियत इसने की है, तो फिर आप जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। फिर जवाब नहीं है किसी के पास कि वो आपके ऊपर ये वेपन और फिर आप किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं। हमने तो नहीं जारियत शुरू की। दूसरी तरफ यह है कि अगर जारियत हमारे मुल्क में अगर कोई आता है तो हम राइट रखते हैं कि हमारे मुल्क में कोई आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट मामला है, किस तरह पाकिस्तान टैकल कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है अमन पूरे खित्ते के अंदर, हम चाहता है दोस्ती करवाना चाहता है मुस्लिम ममालिक के दरमियान। एक बहुत अहम रोल इस वक्त पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। लेकिन जो इंडिया का मूड है, उस इंडिया के मूड के ऊपर पाकिस्तान हर तरह से चौकस है। पाकिस्तानी फौज, एक एक जवान, पूरी कौम तैयार है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, वो बार बार याद दिलानी पड़ती है, वो है 6th जनरेशन वॉर। सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग चल रही है। पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए एक एक पाकिस्तानी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। इस जंग के अंदर एक एक पाकिस्तानी फ़ौज का सिपाही है, जो बार बार कहते हैं हमारे जनरल
बाजवा साहब, तो उसके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।